डिजिटल संस्थान विधेयक 2023 पर बोलने का अवसर दिया। राजस्थान राज्य में जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान की स्थापना और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है। माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने माननीय मंत्री जी को भी सुना जो गवर्नेंस और सोशल साइंसेस इंस्टीट्यूट के विधेयक पर पारित करते समय बोल रहे थे। माननीय सभापति महोदय, सरकार से संपूर्ण राज्य के उच्च शिक्षा के हितधारकों का भला करने की अपेक्षा की जाती है, ना कि किसी क्षेत्र विशेष की। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से को बताना चाहूँगी, जोधपुर में जय नारायण विश्वविद्यालय के अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन टेक्नोलॉजी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जैसे प्रमुख और महत्वपूर्ण डिग्री देने वाले उच्च शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय पहले से ही कार्यरत है। मैंने इतने सारे नाम माननीय सभापति महोदय आपको बताए हैं। मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्षों में, चाहे वो बजट घोषणा हो चाहे और कोई घोषणा हो, यदि मैं देखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि बजट भाषण के केंद्र में निजी सहयोग से 400 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान के साथ नई फिनटेक यूनिवर्सिटी को भी जोधपुर में ही स्थापित करने की घोषणा की और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में खोलने की घोषणा की। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी सिर्फ जोधपुर के मुख्यमंत्री जी हैं या पूरे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? इतने सारे इंस्टीट्यूट पहले से ही जोधपुर में चल रहे हैं और फिर ये डिजिटल यूनिवर्सिटी भी आप जोधपुर ले जाने की बात करते हैं, तो आप पूरे प्रदेश के साथ अन्याय करते हैं, पूरे प्रदेश के छात्रों के साथ अन्याय करते हैं और आप क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं। इसलिए यह प्रदेश आपको माफ करने वाला नहीं है। चूंकि ये डिजिटल विश्वविद्यालय, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हमारे प्रदेश की डिजिटल शिक्षा पर यह राज्य सरकार ने क्या खर्चा किया है। हम सब जानते हैं कि कोविड के समय डिजिटल एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत दुख के साथ और बहुत आश्चर्य के साथ ये बताना चाहूँगी कि कंप्यूटराइजेशन और तत्संबंधी संचार व्यवस्था हेतु जो पिछले सालों के बजट है, उन पर मात्र 5.5 लाख रुपये का ही प्रावधान किया गया। माननीय सभापति महोदय, प्रति महाविद्यालय 1,500 रुपये से भी कम ये डिजिटल एजुकेशन पर राज्य सरकार का खर्चा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आप बता रहे मंत्री महोदय ने, आपने कहा सरकार बहुत चिंतित है और इतनी चिंतित है कि 791 प्रयोगशालाओं में से सहायकों के 427 से अधिक पद रिक्त है। वर्ष 21-22 हेतु प्रयोगशाला व्यय पर बजटीय प्रावधान मात्र 41 लाख रुपए किया गया। 372 महाविद्यालयों में से विज्ञान और भूगोल जैसे प्रायोगिक विषयों पर प्रति महाविद्यालय सिर्फ और सिर्फ खर्चा आपने किया है लाखों में नहीं, हजार में, सिर्फ 11,000 रुपए। इतने पैसे से तो ना तो रसायन शास्त्र, ना प्राणी शास्त्र, ना वनस्पति शास्त्र, किसी की पढ़ाई नहीं हो सकती। और इसीलिए जो हायर एजुकेशन की गुणवत्ता का जो बट्टा लगाया है सरकार ने, तो छात्र आपको किसी कीमत पर माफ नहीं करने वाले हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि या तो आप इसको ठीक कर लो और नहीं तो फिर जनता आपको ठीक कर देगी अच्छे से। माननीय सभापति महोदय, जनता तो ठीक कर ही सकती है ना, जनता को तो अधिकार है क्योंकि जनता का शासन जनता के लिए है। इधर हाँ, इधर ही। माननीय सभापति महोदय, ये मैं ढूंढ के ये कॉपी लेके आई, आज मैंने थोड़ी मेहनत करी। ये 2018 का बिल्कुल आपका ही सोनिया जी, मनमोहन जी और
राहुल गांधी जी है, हाथ का चिन्ह है, इस जन घोषणा पत्र, इसको जन घोषणा पत्र कहा गया और इस जन घोषणा पत्र को सरकार का दस्तावेज भी बनाया गया। इसके बिंदु संख्या आप देखिए 21 में लिखा है कि हम प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भय मुक्त वातावरण बनाएंगे और उनकी अकादमिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सुनिश्चित करेंगे। यह महत्वपूर्ण है माननीय मंत्री महोदय, दो शब्द, अकादमिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सुनिश्चित करेंगे। अब आपने इन 5 सालों में किया क्या है, जो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। आप देखिए, पहले तो मैं कॉलेजों के बारे में माननीय सभापति महोदय थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगी कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने बिल पास करते समय कहा कि हमने भर्ती के प्रोसेस किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, पर मैं 2-3 ही उदाहरण दूंगी, ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगी। राजकीय महाविद्यालयों में बहुत बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, 490 जो कुल प्रदेश में पद हैं, उनमें से 445 सामान्य शिक्षा के, 16 विधि शिक्षा के और 29 कृषि शिक्षा के हैं। तो राजकीय महाविद्यालय में जो इतने महाविद्यालय हैं, उनमें से 9060 पद स्वीकृत हैं। 9060 पदों में से माननीय मंत्री महोदय 4617 पद यानी 50% पद रिक्त है। ऐसी रिक्तती के समय हम कैसे हायर एजुकेशन की गुणवत्ता की बात कर सकते हैं। अभी माननीय मंत्री महोदय ने अच्छा कहा कि हमने महाविद्यालयों को जो पीजी महाविद्यालय थे उनको यूजी कर दिया, हमने सब्जेक्ट बढ़ा दिए। पीजी महाविद्यालयों को यूजी करने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो आदेश कागज से होता है, पेन से होता है वो आदेश, है ना। उस आदेश को निकालने में कोई पैसा नहीं लगता, उसमें प्रक्रिया नहीं लगती है, सिर्फ फाइल ऊपर पुटअप होती है और वो हो जाता है। लेकिन उसके लिए संसाधन के लिए शिक्षक चाहिए होते हैं। ये शिक्षक तो आपने 50% रिक्त पड़े हैं, ये आप कहाँ से लाएंगे? और इसमें समय लगता है, 5 साल आपने गंवा दिए लेकिन इनकी भर्ती नहीं करी। और तो और आपने देखिए, अभी पुस्तकालय अध्यक्षों की बात कर रहे थे माननीय मंत्री महोदय, तो मैं इस बात को वापस दोहराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे से तब चल सकता है जब उसका एक हेड हो। यहाँ पर प्रधानाचार्य, यहाँ जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, आचार्य नियुक्त होने चाहिए, वो नहीं है, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है। ऐसी स्थिति में जूनियर लोग महाविद्यालय को चला रहे हैं, तो वो किस गुणवत्ता से चलाएंगे आप खुद समझ सकते हैं, आप शिक्षाविद हैं, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, आप देखेंगे विश्वविद्यालयों की मैं बात करती हूँ क्योंकि विश्वविद्यालय पर ही यह बिल है। विश्वविद्यालय को राज्य पोषित विश्वविद्यालय कहते हैं। यदि क्या यह सच है कि राज्य पोषित ये विश्वविद्यालय है, तो 3-4 सालों का यदि हम देखते हैं, 3-4 साल जो आपके सरकार के रहे, विश्वविद्यालयों का लेखा खुला रखने के लिए सिर्फ आपने उनको राज्य पोषित नहीं किया, मात्र 1000 और 2000 रुपये आपने उनकी सहायता राशि वित्त पोषित करने की कोशिश की है। 1000 और 2000 रुपया। आपको यदि ये आंकड़ा कहीं ढूंढना नहीं पड़े तो आप कहेंगे तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी, आपके सारे 5 साल के प्रगति प्रतिवेदनों में ये स्पष्ट रूप से लिखा है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना अच्छी योजना थी, हायर एजुकेशन के लिए थी, पर माननीय सभापति महोदय, आम आदमी का कहाँ भला हुआ है? आम आदमी का तो कहीं भला ही नहीं हुआ। आपके लोगों ने, आपके इर्द गिर्द रहने वालों ने इसका लाभ उठा लिया, और जो 244 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, 44 अतिरिक्त विद्यार्थियों का चयन हुआ है बजट के अतिरिक्त। तो यदि ब्यूरोक्रेसी चाहेगी तो बजट के अतिरिक्त भी खर्च कर देगी, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहेगी तो बजट पूरा का पूरा आप खर्च ही नहीं कर पाएंगे। तो यह स्थिति सरकारों की ठीक नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार नहीं है जनता के प्रति, हम और आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम और आप चुन के आते हैं। इसलिए इसको दिखाइएगा जरा, तो आपको पता पड़े कि ये क्या प्रदेश में क्या चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको निवेदन करती हूँ, है ना, महाविद्यालयों की बहुत अच्छी बात हुई। सोसाइटी के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बता रही, मैं स्वीकार कर रही, हमारी सरकार के समय में भी इंजीनियरिंग कॉलेज जो नए खुले थे वो सोसाइटी के माध्यम से चलाने का हमने प्रयोग किया था, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं रहा। आपने उसी प्रयोग को दोहरा दिया। सोसाइटी के माध्यम से कोई महाविद्यालय चल ही नहीं सकता है। आपने ये नकल करिए, गलत करिए, हम तो खुद ही रोकने वाले थे, हमारी सरकार वापस रिपीट होती तो हम रोकते, लेकिन आपने इसको नकल देख करके आपने किया। सब महाविद्यालय जो जनरल सामान्य शिक्षा के महाविद्यालय उनमें भी आपने लागू कर दिया। ऐसी स्थिति में आपको
गुणवत्ता वाले शिक्षक नहीं मिलेंगे, और जब गुणवत्ता वाले शिक्षक नहीं मिलेंगे तो वो बच्चों का क्या लेवल होगा, और उन बच्चों का लेवल यदि ठीक नहीं होगा तो कोई उनको नौकरी देने वाला नहीं है। इसलिए सरकारी कॉलेज में पढ़े हुए बच्चों को कितनों को नौकरी मिल रही है ये आप देखिएगा, या कितनों को काम धंधा मिल रहा है, स्वयं से वो कितना कमा पा रहे हैं। तो बेरोजगारों की फौज हम तैयार करें नए कॉलेज खोल खोल के। यदि ये कॉलेज की बजाय आप कोई टेक्निकल कॉलेज खोलते हैं, कोई स्किल यूनिवर्सिटी खोलते तो समझ में आता, परंतु आपने ये कॉलेज इतने सारे खोले। सिर्फ पाठ्यक्रम और शिक्षा का प्रश्न का उत्तर देना शिक्षा नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगी कि आप ये जो सोसाइटी के अंडर में आपने खोले, सोसाइटी सारी बंद करिए, गवर्नमेंट के अंडर में खोलिए, गवर्नमेंट उसको वित्त पोषित करे, गवर्नमेंट उसको मॉनिटरिंग करे, तो मुझे लगता है कि बच्चों का भी भला होगा। और सरकार की जो गुड गवर्नेंस की जो बात कहते हैं वो गुड गवर्नेंस भी सरकार ठीक प्रकार से दे पाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सोसाइटी के अंदर खोले गए कॉलेजों को बंद करिए। एक आपने माननीय सभापति महोदय कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शिक्षकों को लेने की बात की है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के शिक्षकों से शिक्षा का भला होने वाला नहीं है। एक मैं आपको निवेदन करूंगी माननीय सभापति महोदय कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मल्टी डिसिप्लिनरी उच्च शिक्षा संस्थान की बात करती है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स और उनको करके, लेकिन हमने ऐसा एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी, हम 2 यूनिवर्सिटी के बिल लेके आ जा रहे हैं, है ना। जिस यूनिवर्सिटी की बात करें इससे पहले जो बिल हमने पास किया उसमें भी इसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम नई शिक्षा नीति को यदि लागू नहीं करेंगे तो फिर केंद्र की फंडिंग से को कैसे हम प्रदेश के हित में ला पाएंगे, कैसे प्रदेश के बच्चों के हित में उसको कर पाएंगे। इसलिए ये आपको बहुत ज़रूरी करना चाहिए। मेरा एक छोटा सा सुझाव है, 2-4 कमरों में कोई कॉलेज नहीं चलने वाला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है कि एटलीस्ट कम से कम 3000 स्टूडेंट होने चाहिए कॉलेज के, जबकि हमारे यहाँ कॉलेजों के स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जा रही है। बहुत आश्चर्य की बात है, मैंने उसको उल्लेख नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं इसका उल्लेख करूँगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने कॉलेज तो खोल दिए, हाँ हमने कॉलेज तो खोल दिया, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की संख्या कैसे कम हो गई। यदि हमने कॉलेज खोले तो स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। मैं एक आंकड़ा बताती हूँ, देखिए सामान्य और आर्थिक कमजोर वर्ग के छात्र 48,915 के स्थान पर 44,345, छात्राएं 59,948 की तुलना में 58,745, अनुसूचित जाति के छात्र 57,230 की तुलना में 54,075, अनुसूचित जनजाति के छात्र 33,248 के स्थान पर 30,873, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र 1,03,997 के स्थान पर 1,01,287। ये हमारे कॉलेजों का नामांकन है। जो 5 साल पहले जो नामांकन था, 5 साल के बाद कॉलेजों का जो नामांकन है। यदि अधिक कॉलेज खोले तो नामांकन अधिक होना चाहिए, लेकिन बच्चों का नामांकन क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत दयनीय स्थिति है कि अधिक संख्या में कॉलेज खोलने के बावजूद भी हमारा नामांकन कम क्यों हुआ है। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय सिर्फ 2 विषय और कह करके मैं अपनी बात को पूरा करूंगी। विश्वविद्यालय मात्र परीक्षा आयोजन करने का उपक्रम नहीं है कि सिर्फ उनको परीक्षा आयोजित कराने, जितने कॉलेज हैं उन सबको संबंध करके वो परीक्षा का शेड्यूल बना दे, पाठ्यक्रम तय कर दे। ये काम विश्वविद्यालय का नहीं है। विश्वविद्यालय का काम डिग्री बांटना भी नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग में जितने भी काम होने चाहिए वो नवाचार से संबंधित होने चाहिए और लोगों को, बच्चों को कैसे बेरोजगारी दूर करें उसको दिखाई देना चाहिए। शोध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनने जैसी नई बात किसी यूनिवर्सिटी ने 5 सालों में नहीं की है। यदि यह यूनिवर्सिटी शोध के काम करती या राष्ट्रीय लेवल पर जो संस्थान बनने चाहिए उनके लिए कोशिश करती तो शायद बच्चों का भला हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जो राजस्थान का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, उसका मैंने प्रतिवेदन 4-5 सालों के देखे तो उसमें नया काम कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक लाइन उसमें लिखी हुई है कि इंदिरा रसोई खोलने की भावी योजना। उसमें अरे इंदिरा रसोई जैसी तो हम फुटकर चौराहे पे खोल रहे हैं। ये इसमें प्रतिवेदन में लिखने की क्या जरूरत है कि हम ये प्रतिवेदन में लिखें, पर यह मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, जिसको आपको ठीक करना चाहिए। इसके अतिरिक्त
चाहे मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की बात करूं, चाहे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बात करूं, चाहे और कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, आप देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, मैं जयपुर यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, शैक्षणिक पद स्वीकृत है 1016, खाली है 559। अशैक्षणिक पद स्वीकृत है 1780, खाली है 1019। कितना गंभीर मामला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र पढ़ने आते हैं, हजारों छात्र, लेकिन कैसे पूरा होगा? जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर में 482 पद, उसके अगेंस्ट 278 पद। सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में 258 पद, उसके अगेंस्ट 83 पद। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर, जहाँ से मैं आती हूँ, माननीय सभापति महोदय, मात्र 48 पद, यूनिवर्सिटी है, मात्र 48 पद ऑफिशियल रूप से उसमें सैंक्शन है। उन 48 पदों में से भी 34 पोस्ट खाली है, 34 पोस्टें खाली है, 34 पोस्टें, मतलब 10 या 12 शिक्षक है वहाँ पे। ऐसी स्थिति में 10-12 शिक्षकों से वो यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी? तो बाकी के यूनिवर्सिटी का भी माननीय सभापति महोदय यही हाल है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस चीज़ को ठीक किया जाए। यदि हम ऐसी नई यूनिवर्सिटी खोलने की बजाय पुरानी यूनिवर्सिटी जो हमारी चल रही है, यदि उन यूनिवर्सिटीज़ में हम शैक्षणिक पदों की भर्ती कर दे, मंत्रालय कर्मचारी करो मत करो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करो, लेकिन जो शैक्षणिक पद है उनकी भर्ती कर लो, तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ, बच्चों की शिक्षा के साथ माननीय सभापति महोदय न्याय कर पाएंगे। मैं खत्म कर रही हूँ, बस एक दो पॉइंट प्लीज। चलिए मैं लास्ट पॉइंट बोल देती हूँ। माननीय सभापति महोदय, अभी उल्लेख हो रहा था, समाप्त करें माननीय, 4 मिनट आपको दिए गए थे। लास्ट पॉइंट, मैंने कहा ना मैं लास्ट पॉइंट बोल रही हूँ, लास्ट पॉइंट बोल के खत्म करी। मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं लास्ट पॉइंट बोल रही हूँ, मेरे पास कागज है, लेकिन मैं लास्ट पॉइंट खत्म कर रही हूँ। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहूँगी कि हम हायर एजुकेशन में अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो पता नहीं कब जाएंगे, हम नेशनल लेवल पर ही चले जाएं, नेशनल रैंकिंग में ही हम फिट बैठ जाएं, तो मुझे लगता है कि हम कम कर पाएंगे। मैं आपका ध्यान इस और अंकित करती हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में भारतीय शिक्षा संस्थानों में 2021 की रैंकिंग में राजस्थान उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन में राज्य की उच्च शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्यों प्रश्न चिन्ह है? क्योंकि 200 में हमारे राज्य के 200 मतलब